जोसेफ रूडयार्ड किपलिंग ब्रिटिश इंडिया में जन्मे एक ऐसे लेखक और कवि जिनको उनकी भारतीय परिवेश की कहानियों के लिए याद किया जाता है। द जंगल बुक जैसी प्रसिद्ध रचना के मालिक किपलिंग ने भारत और खासकर राजस्थान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जहां एक बार उन्होंने लिखा था कि दुनिया में अगर कोई ऐसी जगह है जहां वीरों की हड्डियां मार्ग की धूल बनी है तो वह राजस्थान है। दोस्तों, राजस्थान की गौरवमयी इतिहास अनेकों युद्ध का गवाह रहा है। यहाँ के वीरों और छत्राणियों ने सदियों से विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध अपनी मातृभूमि, संस्कृति और आत्मगौरव की रक्षा में अनेकों युद्ध में अपनी आत्माहुति दी है। जहां हर युद्ध में एक ही स्थिति होती थी, हर बार एक नया आक्रांता किले को घेर लेता था और कम सेना होते हुए भी राजस्थान के वीर वीरता का इतिहास रच डालते थे। तो आज के इस वीडियो में कहानी गिरी सुलेम नामक उस युद्ध की जब शेर शाह सूरी के 80,000 फौज का सामना मात्र 10,000 राजपूत योद्धाओं ने किया। फरीद खान साहस, षड्यंत्र और सफलता का एक ऐसा मिला जुला नाम जिसने जो चाहा वो किया। छोटी सी उम्र में ही बड़े तेवर रखने वाला फरीद खान बचपन से ही सुल्तान बनने के सपने देखता था। इसके लिए उसने उसी मुगल शासन के खिलाफ जंग छेड़ दी जिसके लिए वो कभी काम किया करता था। कहते हैं एक बार फरीद खान ने शेर को हराया था और उसी दिन से उसका नाम शेर खान पड़ गया, जो हसन खान सूरी का बेटा होने के कारण इतिहास के पन्नों में शेर शाह सूरी के नाम से अमर हो गया। भारतीय इतिहास के इस साहसी योद्धा शेर शाह सूरी के जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है। किसी के अनुसार उसका जन्म साल 1485 से 1486 में हरियाणा के हिसार में हुआ था, तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शेर शाह का जन्म 1472 में बिहार के सासाराम में हुआ था। शेर शाह के पिता हसन खान एक जागीरदार थे। जब शेर शाह 15 साल का हुआ तो वो अपना घर छोड़कर जौनपुर चला गया, जहां पर शेर शाह ने फारसी और अरबी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। उसके पिता ने शेर शाह के प्रशासनिक कौशल को देखते हुए उसे एक परगने की जिम्मेदारी सौंप दी। साल 1522 में शेर शाह को बिहार के स्वतंत्र शासक बाहर खान नुहानी का सहायक नियुक्त किया गया, जहां इसकी बुद्धिमता और कुशलता को देखते हुए बाहर खान ने उसे अपने बेटे जलाल खान के शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया। वो बहार खान ही थे जिन्होंने शेर शाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे शेर नाम दिया था। शेर शाह की वीरता के चर्चे हर तरफ होने लगे और उसकी ख्याति चारों तरफ बढ़ने लगी, जिससे बहार खान के अधिकारियों ने जलन के कारण शेर शाह को बहार खान के दरबार से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा, जिसके बाद शेर शाह सूरी मुगल सम्राट बाबर की सेना में शामिल हो गया और वहां भी शेर शाह ने अपने मेहनत और सेवा के दम पर अपनी एक अलग पहचान विकसित की। इतिहासकारों की माने तो शेर शाह सूरी ने मुगल सेना में खूब नाम कमाया। यही नहीं, वो बाबर के साथ साल 1528 में चंदेरी के अभियान में भी गया था। बाबर की सेना में रहते हुए उसने हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। अपनी किताब तारीखे शेर शाही में अब्बास सरवानी एक किस्सा बताते हैं। एक बार शेर शाह बाबर के साथ खाना खा रहा था, जहां उसे खाते हुए देख बाबर ने अपनी खास खलीफा से कहा, इसके तेवर तो देखो, मैं इसके माथे पर सुल्तान बनने की लकीर साफ साफ देख सकता हूं। इससे होशियार रहा करो और हो सकता है कि इसे हिरासत में ले लो। हालांकि तब बाबर की उस बात पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाद में शेर शाह बिहार के एक छोटे सरगना जलाल खां के दरबार में उपनेता के तौर पर काम करने लगा। लेकिन उसकी नजर हमेशा से मुगलों की गद्दी पर थी और उसका इरादा बाबर की मौत के बाद कुछ ज्यादा ही बुलंद हो गया, क्योंकि बाबर का बेटा हुमायूं बाबर जितना काबिल नहीं था। आगे चलकर शेर शाह ने खुद को मुगलों का वफादार बताते हुए बड़ी चालाकी से 1537 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण कर दिया और बंगाल के एक बड़े हिस्से पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। दरअसल 1535 से 1537 ईस्वी में जब हुमायूं आगरा में नहीं था और वह अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अन्य क्षेत्रों में अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था, तभी शेर शाह सूरी ने इस मौके का फायदा उठाकर आगरा में अपनी सत्ता मजबूत कर ली और इसी दौरान उसने बिहार पर भी पूर्ण रूप से अपना कब्जा जमा लिया। साल 1537 में शेर शाह सूरी और हुमायूं की सेनाएं चौसा में एक दूसरे के सामने थीं, लेकिन लड़ाई से पहले हुमायूं ने अपना एक दूत शेर शाह के पास भेजा। अब्दुल कादिर बदायूनी अपनी किताब
मुंतखब उत तारीख में लिखते हैं, जब हुमायूं का दूत मोहम्मद अजीज अफगान खेमे में पहुंचा तो उसने देखा कि शेरशाह कड़ी धूप में अपनी आस्तीनें ऊंची किए हुए कुल्हाड़ी से एक पेड़ के तने को काट रहे हैं, जहां जमीन पर बैठकर ही उन्होंने हुमायूं का संदेश सुना। अजीज ने दोनों के बीच समझौता करवाया, जिससे यह तय हुआ कि मुगलिया सल्तनत के झंडे के तहत बंगाल और बिहार शेरशाह सूरी को दे दिए जाएंगे। इसके कुछ ही महीनों बाद 17 मई 1540 को कन्नौज में हुमायूं और शेरशाह सूरी की सेनाओं के बीच फिर मुकाबला हुआ। हुमायूं की सेना शेरशाह की तुलना में काफी बड़ी थी। जब शेरशाह की सेना में कुल 15,000 सैनिक थे, वहीं हुमायूं की सेना में 40,000 से ज्यादा सैनिक थे। लेकिन हुमायूं के सैनिकों ने लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसका साथ छोड़ दिया और बिना एक भी सैनिक गवाए शेरशाह की जीत हो गई। इस तरह भारत से मुगलों को खदेड़कर शेरशाह सूरी दिल्ली के नए सुल्तान की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसकी चाहत अभी भी कम नहीं हुई और इस बार उसने मरवाड़ पर अपनी निगाह डाली। लेकिन मरवाड़ के अभियान ने शेरशाह सूरी को सोचने पर पहली बार जीवन में मजबूर कर दिया। उस समय मरवाड़ के तत्कालीन राजा राठौर वंश के मालदेव राठौर थे। राव मालदेव राठौर 1531 ईस्वी को मारवाड़ के शासक बने। राव मालदेव सूजत और जोधपुर परगने के बाद अपने पराक्रम से संपूर्ण राजपुताना की प्रमुख रियासतों को अपने शासन में मिलाते हुए दिल्ली और आगरा के पास हिडोन, बयाना, फतेहपुर सिकरी और मेवात तक पहुंच गए। जब इस प्रतापी राजा की आंच दिल्ली सल्तनत के 50 मील के फासले तक पहुंची तो सुल्तान शेरशाह सूरी के माथे पर चिंता की तस्वीरें उभर आईं, जिसके बाद सीमा विस्तार कर रहे राम मालदेव को रोकने के लिए दिल्ली का सुल्तान शेरशाह सूरी 1543 ईस्वी में लगभग 80,000 सैनिकों की एक विशाल सेना लेकर फतेहपुर मेड़ता होते हुए सुलेमा पहुंचा, जहां उसे मुख्य रूप से जीत के लिए जोधपुर के मेहरानगढ़ किले को भेजना था। लेकिन वो किला काफी ऊंचाई पर था, उसे फतह कर पाना उतना आसान नहीं था। इसलिए शेरशाह सूरी ने उस किले को भेदने के लिए रसद जैसी चीजों का आवागमन बंद करने के लिए किले से 90 किलोमीटर दूरी पर बसे सुमेल गांव पर अपना पड़ाव डाला। वास्तव में बीकानेर के मंत्री नागराज ने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से सहायता के लिए प्रार्थना की थी। इस तरह मेड़ता के स्वामी वीरम ने भी मालदेव के विरुद्ध शेरशाह से सहायता मांगी थी। लेकिन एक बड़ी विशाल सेना होते हुए भी शेरशाह सूरी कुछ नहीं कर पा रहा था। जोधपुर के मेहरानगढ़ के उस ऊंचे किले को भेदने की चाहत में वो अपने 80,000 सैनिकों और 40 तोपों की फौज के साथ गिरी सुलेम में तैनात रहा, जहां उसकी हर एक तरकीब विफल हो रही थी। इसी बीच गिरी सुलेम के उस अहम युद्ध में शेरशाह और मालदेव के बाद जो अन्य दो नाम सामने आते हैं वो है राव चैता और राव कूपा, जिनको उनकी बहादुरी के कारण आज भी उनके शौर्य के कारण याद किया जाता है। जैता और कूपा राजपूती सरदार थे जो इस युद्ध में मालदेव की ओर से लड़ रहे थे। जैता और कूपा मारवाड़ के आसोप ठिकाने के सरदार थे। कूपा रिश्ते में जैता का चाचा लगता था। दोनों मालदेव की सेना में सेनापति थे और इन्होंने ही अजमेर के शासक विरम देव को हराकर अजमेर, मेड़ता और डिडवाना के इलाके पर मरवाड़ का पचरंगी झंडा लहराया था, जिनको लेकर शेरशाह सूरी ने एक षड्यंत्र रचा। शेरशाह ने अपना नाम से एक खत लिखा। इस खत में उसने मालदेव के कुछ सरदारों की वफादारी बदलने के लिए शुक्रिया अदा किया। शेरशाह ने यह खत मालदेव के डेरे के पास फेंकवा दिया ताकि ये मालदेव के हाथ लग जाए। शेरशाह की चाल कामयाब रही और मालदेव का अपने राजपूत सरदारों से भरोसा उठ गया। इसलिए मालदेव 10,000 घुड़सवारों की सेना और जैता और कूपा के नेतृत्व में पीछे छोड़कर खुद जोधपुर चले गए। 4 जनवरी 1544 के रोज मालदेव के जोधपुर चले जाने के बाद जैता और कूपा ने शेरशाह की सेना पर हमला कर दिया। शेरशाह को उम्मीद थी कि उसकी 80,000 की घुड़सवार सेना कुछ ही घंटों में 10,000 राजपूतों को पीट कर रख देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा शेरशाह ने सोचा था। जैता और कूपा के नेतृत्व में राजपूतों ने मुकाबले की शक्ल बदल कर रख दी। कुछ ही घंटों में सुल्तान शेरशाह सूरी की आधी सेना खत्म हो गई। हालत यहां तक पहुंच गई कि शेरशाह ने मैदान छोड़ने की तैयारी कर ली। उसने वापस दिल्ली लौटने के लिए अपने घोड़े पर जीन कसने के निर्देश भी दे दिए थे। इसी बीच उनके सेनापति खवास खान ने आकर खबर दी कि जैता और कूपा मारे गए हैं और उसकी सेना ने भयंकर नुकसान झेलकर आखिरकार ये जंग जीत ली है। तब जाकर कहीं शेरशाह ने राहत की सांस ली।
तारीख दाऊदी में जिक्र मिलता है कि जेता और कूपा की बहादुरी के बारे में सुनकर शेर शाह ने खवास से कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत गवा देता। इस युद्ध में जेता और कूपा की वीरगति के बाद शेर शाह मरवाड़ के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रहा। अजमेर से लेकर आबू तक का हिस्सा दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया। लेकिन युद्ध के ठीक 1 साल बाद 1545 में शेर शाह सूरी की मौत हो गई। लेकिन गिरी सुलेम के युद्ध में दिखलाई गई जेता और कूपा की बहादुरी आज भी अमर है और स्थानीय परंपराओं का हिस्सा है। बोलियो सुरी बैण यूं, गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी, खो दे तो हिंदवान। स्थानीय परंपरा में इन बोलों के साथ आज भी गिरी सुलेम के उस युद्ध के साथ साथ जेता और कूपा की बहादुरी को याद किया जाता है। तो क्या आप इस युद्ध के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।